हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने इससे पहले का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह, उसे हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आगे हम लोग का चैप्टर शुरू करना है, चौथा चैप्टर सारणिक, जिसे इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर सवाल हल करेंगे। हम लोग देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। सारणिक पढ़ते हैं हम लोग। तो आव्यूह में आप ऐसे बना रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसमें लिख रहे थे अवयव ए बी सी, ऐसे लिख रहे थे, अवयव कह रहे थे इसको। सारणिक में क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना है। सारणिक में ये जो ऐसे बड़े कोष्टक जैसा बन रहा है, इसको बस सीधा ऐसे खींचना है और इसमें अवयव लिखेंगे हम लोग। A1 कह सकते हैं इसको, यहाँ A2 है, ये B1 है, ये B2 है, और ये ऐसे खींचेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसमें ये बड़ा कोष्टक जैसे बना रहे थे अव्यूह में, और इसमें जो बनाएंगे बस ऐसे सीधा खींच लेंगे, और इसे जो है इसी को हम लोग सारणिक बोलेंगे। यही क्या है, सारणिक है। और ये जो सारणिक है ना, ये कितने क्रम का है, 2x2 क्रम का है। कितने क्रम का है, 2x2 क्रम का सारणिक है। और इस सारणिक का विस्तार कैसे करेंगे हम लोग, सारणिक का विस्तार, ध्यान से समझिएगा, ये सवाल में हल करेंगे हम लोग ऐसे, सारणिक का विस्तार। तो A1 और B2 इसका गुणा करा लेंगे, A1 B2 माइनस, और B1 का A2 के साथ गुणा करा लेंगे, B1 to A2, और यही जो मान मिलेगा यही हो जाएगा, ये सारणिक का विस्तार हो गया। क्या किए, ऐसे गुणा करा दिए और इसका ऐसे गुणा करा दिए, तो A1 B2 माइनस B1 A2, इसी को कह देंगे कि ये जो दो क्रम का सारणिक है इसका यह विस्तार है। अब इसमें इसी को सारणिक का मान भी कहेंगे। इसको हल करने से जो मिलेगा कहेंगे कि यही सारणिक का मान है। हल करने से इसका मान कैसे मिलेगा, तो आपको A1 A2 B1 B2 इसके जगह संख्या दी गई रहेगी, हम लोग सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। अब एक चीज मैं आपको अव्यूह में भी समझा चुका हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। इसको पहली पंक्ति बोलेंगे, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति। ध्यान दीजिएगा कैसे कह रहे हैं, ये वाली पहली पंक्ति R1, ये जो है दूसरी पंक्ति है R2। इसी तरह से ऐसे कहें तो ये पहला स्तंभ है C1 और ये दूसरा स्तंभ है ये वाला C2 है। ये तो ये चीज मैं आपको अव्यूह में समझा चुका हूँ, यहाँ भी आप लोगों ने समझ लिया। आगे देखिए, अगर 3 क्रम का सारणिक रहेगा, 3 क्रम का, तो उसको कैसे हल करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, सारणिक को ऐसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लेंगे तो इसका मतलब यही है सारणिक। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे डेल्टा, तो सारणिक को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो या फिर यदि कोई अव्यूह A है ना, कोई अव्यूह क्या है, A है, तो इसका जो संगत सारणिक लिखेंगे, इसका जो संगत सारणिक उसे ऐसे लिख लेंगे, कैसे, डेट A, और इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट A, मतलब सारणिक A। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, अथवा इसी को ऐसे लिख लेंगे, और इसको भी यही पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट A। यह डिटरमिनेंट A है, मतलब अभी A के संगत सारणिक लिख देंगे। लिखेंगे कैसे, ये जो अवयव है ना बिल्कुल यही रहेगा। अब यही डिटरमिनेंट निकालना होगा ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे A B C D, ये हो गया डिटरमिनेंट A। इसका मान अगर निकालना हो तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू, जैसे ये प्रसार किए बिल्कुल इसी तरह से A इंटू डी, तो A D माइनस C इंटू B, या फिर B इंटू C जो लिख लीजिए, तो C AD माइनस B, यही इसका विस्तार हो गया। अगर ये संख्या रहता तो यहाँ मान रख के हल कर लेते तो सारणिक का मान निकल जाता। तो ध्यान रखिएगा, अव्यूह में मैंने आपको बताया था कि अव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन यहाँ सारणिक जो है इसका मान निकाला जाता है, सारणिक का मान होता है। सारणिक जो है किसी, अब एक चीज और यहाँ नोट कीजिए कि सारणिक अव्यूह में मैंने बताया था कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, कि 2 पंक्ति हो 3 स्तंभ, लेकिन सारणिक में जो है हमेशा और हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी। 2 पंक्ति है 2 स्तंभ होंगे, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होंगे, यानी कि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा समान होगी, अर्थात
हमेशा वर्ग आव्यूह से संगत सारणिक लिखा जाता है। मतलब कोई वर्ग आव्यूह दिया रहेगा, जैसे 2/2 क्रम का वर्ग आव्यूह था तो इसका संगत सारणिक लिखते हैं। यानी कि अगर वर्ग आव्यूह नहीं है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है, तो उसका संगत सारणिक नहीं लिखा जाता। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि मुख्य विकर्ण का अवयव इसमें कौन कौन है। तो मैं आपको अवयव में भी समझा चुका हूँ, या भी समझ लेते हैं। ये तो सारणिक में हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, यानी कि वर्ग अवयव के संगत ही सारणिक लिखा गया होगा। अब यहाँ समझते हैं, ए जो है पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो यह ए जो है मुख्य विकर्ण का अवयव है। बी, तो बी जो है पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या इसके लिए बी के लिए समान नहीं है, तो मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है। इसी तरह से सी जो है दूसरी पंक्ति, सी जो है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो यह भी मुख्य विकर्ण का अवयव नहीं है। और डी जो है, ये देखिए तो दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो जब इसके लिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, तो यह भी मुख्य विकर्ण का अवयव है। अर्थात यहाँ मुख्य विकर्ण का अवयव कौन कौन है? ए है और डी है। ए और डी मुख्य विकर्ण के अवयव है। आगे समझते हैं। देखिए एक 3 क्रम का मैं सारणिक लिख ले रहा हूं। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ऐसे मैंने लिख लिया। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ डेल्टा से, डेल्टा इक्वल टू ऐसे, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। सारणिक, सारणिक वैसे डेल्टा से प्रदर्शित कर, तो हल करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आप जरा चिन्ह समझ लीजिए। इसमें 3 क्रम का है ना, तो चिन्ह कैसे लेते हैं, मतलब क्या है मेरा समझिएगा। यहाँ देखिए पहला अवयव है ना, पहले पंक्ति पे ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये प्लस तो इधर नीचे आएंगे तो माइनस, फिर यहाँ प्लस। इसके इधर अगर चलेंगे तो माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस। इसी तरह से अब इधर चलेंगे तो प्लस के बाद फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस। मतलब एक अंतर क्रम से होता है, एक प्लस तो फिर माइनस तो फिर प्लस। अब यहाँ से नीचे चलेंगे तो यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस। इधर चलेंगे तो यहाँ माइनस हो चुका है, तो इधर प्लस, इधर माइनस। इसका जरूरत पड़ेगा इसमें, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। इस सारणी का विस्तार हम लोग 6 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कैसे? तो मैं एक समझा रहा हूँ आपको, इसके बाद समझाऊंगा कि इसी तरह से कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझिए। पहले हम लोग समझ रहे हैं कि पहली पंक्ति या फिर पहले स्तंभ के सापेक्ष कैसे प्रसार करें। किसी एक के सापेक्ष पहले पढ़ लिया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना हो, किसके सापेक्ष? पहले स्तंभ के सापेक्ष। और पहला स्तंभ मतलब C1 ना, तो लिखेंगे C1 सारणिक का किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, जो लिखना है लिख लीजिए। विस्तार करने पर, मैंने लिख लिया विस्तार करने पर। तो कैसे विस्तार करेंगे, तो ध्यान से देखिए। डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, यहां समझिएगा, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं पहले स्तंभ के सापेक्ष, तो इसका यहाँ पहला अवयव क्या? A1 है ना, A1 लिख लेंगे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। A1 लिख लेंगे और ये चिन्ह प्लस में ही लिया जाता है, या प्लस रहने देंगे। A1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। A1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, इसे बंद कर लेंगे। तो बंद कीजिए जरा, ऐसे तो ऐसे और ऐसे बंद करेंगे, और बाकी जो बच जा रहा है इसे सारणिक में ऐसे कैसे ही लिख देंगे। मतलब कैसे? ऐसे। ध्यान से समझिएगा। B2 B3 C1 C3, ये समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैंने पहला अवयव लिख लिया A1, और इसके बाद ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, इसको मैंने बंद कर लिया, और बाकी जो बच गया है इसको एक सारणिक में मैंने लिख लिया B2 B3 C1 C3, और इसके साथ गुणा करके मैंने इसको लिख लिया। इसके बाद दूसरा अवयव ये पहले स्तंभ में कौन सा है? A2 है। यहाँ A2 जब लेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या है? फिर चिन्ह माइनस चिन्ह लेना है। यहाँ लिख लेंगे क्या? माइनस। क्या लिख लेंगे? माइनस। और माइनस, इसके बाद क्या लेंगे? A2,
माइनस लिख के इसके बाद A2, और फिर वही काम जो हम लोगों ने इसमें किया, क्या किया, जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में था उसको बंद किया, तो बिल्कुल इसी तरह से A2 जो है दूसरी पंक्ति में है ना, और पहले स्तंभ में है, तो क्या करेंगे, ये पहला स्तंभ बंद कर देंगे और ये वाला दूसरा पंक्ति बंद कर लेंगे, और बाकी जो बच गया है B1 B3 C1 C3, देखिए यही बच रहा है, इसको सारणिक में ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे B1 B3 C1 C3। इसके बाद क्या किए, दूसरी पंक्ति में है इसको बंद कर लिए, पहले स्तंभ में है इसको बंद कर दिए, बाकी जो बच गया देखिए क्या बच रहा है, B1 C1 B3 C3, पंक्ति में पढ़े तो B1 C1, तो B1 C1 और B3 C3, इसको मैंने लिख लिया एक साइड में। इसके बाद अब तीसरा अवयव क्या, A3 लेना है, A3 लेंगे, अब चिन्ह क्या लें, तो आप देख रहे हैं इसको प्लस में लेना है, यहाँ लिख लेंगे क्या, प्लस क्या A3, और A3 किस पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में, किस स्तंभ में, पहले स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद कर लेंगे, बाकी जो दिख रहा है B1 B2 C1 C2, एक मिनट यहाँ गलत हो गया है, यहाँ C2 चाहिए, C2, तो यहाँ B1 B2 C1 C2, और मैंने यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ C2 क्यों किया, यहाँ C1 था, यहाँ भी C1 हो जाता, थोड़ा समझने में परेशानी हो सकता था आपको, मैंने C2 इसलिए बना दिया, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर बंद कर रहे हैं तीसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को, क्या बच रहा है, A3 वाला लिखना है, A3 लिख चुके हैं, ये पहले तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, इसको बंद करेंगे तो B1 B2 C1 C2, इसको लिख लेंगे एक सारणिक में, क्या था, B1 B2 C1 C2 लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार ये प्रसार करने आ गया तो इसी से सवाल हम लोगों को हल करना है, और ये जितने बढ़िया से समझ में आएगा सवाल आप बिल्कुल आसानी से हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए। इसको आगे हल करते हैं, A1, और ये देखिए तो ये दो क्रम का सारणिक बन गया ना, और मैंने दो क्रम का सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, इससे तुरंत पहले मैंने आपको एक दो क्रम का सारणिक लिख के समझाया था, कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, कैसे B1 का C3 के साथ गुणा करेंगे, माइनस B3 का C1 के साथ, ऐसे क्रॉस वाला, ऐसे इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ, मैं आपको बता रखा हूँ ऐसे, तो करिए हल कीजिए इसको, B2 C3 B2 C3 माइनस B3 C1 माइनस A2, और यहाँ ध्यान दीजिए A2 मैंने लिख लिया, इसका प्रसार फिर ऐसे ही करेंगे, तो B1 C3 ऐसे इसके जैसे, B1 C3 माइनस B3 C1 इसे अभी बिल्कुल मैंने ऐसे ही गुणा कराया है, इसका इसके साथ था माइनस इसका इसके साथ, बिल्कुल इसी तरह से इसका भी गुणा होगा, B1 का C2 के साथ था माइनस B2 का C1 के साथ, तो प्लस A3 इंटू, और इसको इसका गुणा कराइए, B1 C2 माइनस B2 C1, तो ये जो हम लोगों ने हल किया, इस सारणिक का ये वाला जो सारणिक था इसका प्रसार हम लोगों ने कर लिया है। अब समझिएगा ये कैसे हम लोगों ने प्रसार किया, C1 के सापेक्ष हम लोगों ने प्रसार किया, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, यही अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करना हो तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो कि कैसे मैंने प्रसार किया है, ले सकते हैं, इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए अभी सारणी का हम लोग प्रसार कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष कैसे विस्तार करेंगे, R1 मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो ध्यान से समझिए, लिख रहे हैं इसको R1, तो इसमें पहला अवयव क्या, पहली पंक्ति, इसमें पहला अवयव A1, और ध्यान रखिए प्लस में लेना है, इसको लिखेंगे A1, और ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसे बंद कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने C1 में आपको पढ़ाया कि कैसे विस्तार करते हैं, जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में बंद कर दीजिए, बाकी जो है इसको सारणिक में लिख लेंगे, तो B2 B3 C2 C3,
इसके बाद इधर चलेंगे, और इधर जब चलेंगे तो क्या है B1, क्योंकि R1 में चलना है तो इधर चलेंगे ना, तो B1, और जो B1 है B1 इसके लिए चिन्ह क्या लेंगे माइनस, तो माइनस B1, और फिर ये B1 जिस पंक्ति में है इसको बंद करेंगे, और जिस स्तंभ में, तो पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद कर देंगे, बाकी जो बचा है इसको सारणिक में लिखेंगे, यानी कि पहले स्तंभ में A2 A3 है, दूसरे स्तंभ में C2 C3 लिख लिया जाए, A2 A3 C2 C3। फिर आगे C1 है अवयव, और इसके लिए चिन्ह क्या लेना है प्लस, तो प्लस C1, और फिर ये C1 जिस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है इसको बंद कर लेंगे, और तीसरे स्तंभ में है इसको बंद कर लेंगे, तो बचेगा पहले स्तंभ में A2 A3, दूसरे स्तंभ में B2 B3, A2 A3 B2 B3 सारणिक में लिख लीजिए इसको। फिर दो क्रम के सारणी का कैसे विस्तार करते हैं मैं आपको बता रखा हूं, तो कैसे, तो ऐसे इसका इसके साथ माइनस इसका इसके साथ लिखेंगे इनटू ये B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इनटू ये A2 C3 माइनस A3 C2। फिर इसको हल करेंगे तो प्लस C1 इनटू क्या बनेगा, तो A2 B3 माइनस A2 B3 माइनस A3 B2। तो हम लोगों ने R1 के सापेक्ष विस्तार कर लिया। अगर संख्या दिया रहेगा तो इन सब का मान रख के हल कर लेंगे तो सारणी का मान निकल जाएगा। यही A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की जगह अगर संख्या रहे तो संख्याओं को रख के हल करेंगे, तो अब इसमें नहीं रखेंगे, वो वैसे बिल्कुल इसी तरह से प्रसार ही करते आएंगे उन संख्याओं का, तो मान मिल जाएगा कि सारणी का मान क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप R2 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। बस अंतर क्या होगा, तो R2 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो पहला अवयव क्या लेना होगा माइनस, फिर यहाँ प्लस फिर माइनस। R3 के सापेक्ष करेंगे तो बिल्कुल यहाँ प्लस फिर ये माइनस फिर प्लस। तो C1 के सापेक्ष मैंने आपको बता रखा है, अगर C2 के सापेक्ष प्रसार करना हो तो C2 के सापेक्ष, तो यहाँ से शुरू करेंगे, C2 यही है तो पहले लेंगे माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर C3 के सापेक्ष करना होगा तो यहाँ प्लस में है ना, तो पहले यहाँ लेंगे प्लस में फिर माइनस में और फिर प्लस में। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसका प्रसार कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो अब तक मैंने आपको थ्योरी बताया, इस पे जो पहला प्रश्न भी है उसका कुछ सवाल हल करते हैं। हल किया जाए सवाल। देखिए एनसीईआरटी में मैंने निकाल लिया है किताब, एनसीईआरटी वाला जो है। देखिए इस पे पहला जो प्रश्नावली है 4.1, ये पहला प्रश्नावली कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, और सारणिक दिया गया हम लोग को। क्या पहला जो दिया गया, देखिए लिख रहा हूं मैं। पहला सारणिक है सारणिक में है क्या 2 4, पहली पंक्ति में है, और दूसरी पंक्ति में है -5 -1। इसका मान पूछा गया आप लोगों से। मैंने आपको बता रखा है कि इसका विस्तार कैसे करते हैं, तो लिख दीजिए विस्तार करने पर या प्रसार करने पर, जो लिखना है लिखिए। सारणिक का क्या प्रसार करने पर। कैसे प्रसार करेंगे, 2 क्रम का है तो मैं आपको बता रखा हूं। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 माइनस माइनस, और इसका इसके साथ गुणा करा लेंगे, यानी -5 गुणे 4। हल करते हैं। ये -2 मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 चौके 20 मिल जाएगा। तो -2 प्लस 20 कितना मिल जाएगा 18। हम लोग को यहाँ मान मिल गया 18, यही सारणी का मान हो गया। हल हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है।
दूसरे नंबर सवाल में दो सवाल दिए गए हैं। पहला जो है देखिए क्या है, दूसरे में जो पहला सवाल है सारणिक में दिया गया है, पहली पंक्ति में है cos थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरी पंक्ति में है साइन थीटा cos थीटा। इसका प्रसार करना है तो यही बिल्कुल हूबहू यही चीज यहाँ लिख दीजिएगा। सारणिक का प्रसार करने पर यहाँ लिख लीजिएगा, सारणिक का प्रसार करने पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा ऐसे प्रसार करेंगे तो ध्यान दीजिए इसका इसके साथ गुणा तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू इसका इसके साथ गुणा कराएंगे ना। ये मैं आपके समझने के लिए खींच रहा हूँ, ये सवाल हल कीजिएगा तो उसी में मत खींचते चलिएगा, इसको नहीं खींचना, मैं आपके समझने के लिए समझा रहा हूँ इसे खींच के। साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए cos थीटा इंटू cos थीटा क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और त्रिकोणमिति में आप सूत्र पढ़े होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो इसके जगह लिख लेंगे क्या 1। इस सारणिक का मान निकाल लिया हमने। इसी तरह से दूसरे में जो दूसरा सवाल दिया गया है देखिए उसको हल करते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ। देखिए दूसरे नंबर में ये दिया गया है सवाल, कहा गया कि इसका मान ज्ञात करना है। और एक चीज जरा बताइए तो इसमें कई पंक्ति है तो ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, स्तंभ कितने हैं तो पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, ऐसे मत गिनने लगिएगा एक्स स्क्वायर ये एक स्तंभ इधर हो गया, ये एक स्तंभ इधर हो गया, इधर से उधर करके मत गिनिएगा। इसमें स्तंभ कितने हैं तो ये पूरा एक अवयव है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये पूरा जो है एक अवयव है और फिर ये एक्स प्लस वन एक अवयव, यानी कि यहाँ कई स्तंभ, ये एक स्तंभ और ये इधर एक स्तंभ, तो कितने स्तंभ हुए दो स्तंभ, दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। हल करते हैं, इसका मान निकालते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ वही चीज जो पहले लिखे थे हम लोग पहला और दूसरे सवाल में, क्या सारणिक का विस्तार करने पर, सारणी का विस्तार करने पर लिख लीजिएगा। हल करते हैं इसको, इसका इसके साथ गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसका इसके साथ गुणा हो गया माइनस इसका इसके साथ गुणा यानी कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बनेगा। हल करते हैं, गुणा कराते हैं इसका, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो आप इसका गुणा कराएं फिर इसका गुणा कराएं तब हल करें, या फिर जरा देखिए तो इन दोनों से x प्लस वन कॉमन आ जाएगा बाहर, तो कॉमन कर लिया जाए, आसानी से हल होगा। x प्लस वन, इसको जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, तो इसमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस माइनस और ये वाला चीज बच जाएगा x माइनस वन। तो ध्यान से समझिएगा, चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ पहले, माइनस ये x माइनस वन। अब मैंने क्या कहा कि एक बार लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे कोष्टक के साथ लिख दिया, फिर माइनस का गुणा करा लूंगा अंदर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे तो जो चिन्ह है इसका बदल जाएगा, यानी ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस वन बन जाएगा। अब क्या होगा तो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वन ये मैंने लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर इंटू ये दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस वन ये प्लस वन जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा प्लस टू, तो मिल गया इससे। अब बनाते हैं इसको, तो x प्लस वन इंटू और ध्यान दीजिएगा या तो आप इसका अंदर गुणा करा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी बन गया है ये, ठीक। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी रहने भी देंगे, यही इसका मान हो जाएगा, सारणी का यही मान हो जाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ संख्या तो मिला नहीं है, 3 4 5 ऐसे कुछ मिला नहीं है, तो 3 4 5 इसमें दिया भी तो नहीं है, चर के रूप में ही तो है, इसमें एक से ही तो है ना, इसका मान x के रूप में निकलेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही इसका आंसर बन जाएगा। इस सारणी का मान निकाल लिए हम लोग। देखिए तीसरा सवाल क्या है,
देखिए तीसरा सवाल, एक अवयव दे दिया गया है और हम लोगों से कहा है कि दिखाइए कि मतलब सत्यापित कीजिए क्या 2a का जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि अवयव a है और 2a का सारणिक निकालना है, वह बराबर होगा किसके 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। हल करते हैं इसको, समझिए कि कैसे हल करेंगे। इसका LHS जरा देख लीजिए। LHS, तो LHS निकालने के लिए पहले 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो इसमें 2a आ रहा है, तो क्या कीजिए पहले इसमें 2 से इंटू करा लीजिए। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, 2 से इंटू। और अवयव में मैं आपको बता चुका हूं जब अवयव पढ़ा रहा था कि किसी अवयव में संख्या का गुणा कैसे करते हैं, तो इस 2 का प्रत्येक अवयव में इधर गुणा हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8। कैसे कर रहे हैं, सब में 2 से गुणा करा रहे हैं, 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 2 गुणे 2 4, 2a मिल गया। अब 2a के संगत सारणिक निकालेंगे LHS के लिए। तो देखिए LHS क्या, 2a का डिटर्मिनेंट बताते, तो 2a का डिटर्मिनेंट मतलब क्या, ये जो अवयव निकाले हैं ना 2a, a में 2 से गुणा करके जो मैंने अवयव निकाला है इसका सारणिक लिख लेंगे। कैसे, तो ये अवयव में था, इसको लिख देंगे किस में, सारणिक में। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे इसका प्रसार मत कर दीजिएगा क्योंकि ये अवयव में है और अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, इसलिए पहले आप इसको सारणिक में लिखेंगे। सारणिक में लिखने के बाद जब इसका प्रसार कर दीजिए तो 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, इसका प्रसार कैसे करेंगे, लिख दीजिएगा यहाँ प्रसार करने पर 2 का 4 के साथ गुणा, तो 2 गुणे 4 8, माइनस 8 गुणे 4 कितना 32। तो 2a का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा कितना मिल गया, 8 में से 32 घटा लीजिए, कितना मिलेगा -24। आगे RHS हल करते हैं। तो देखिए RHS में निकालना हम लोग को 4 इंटू डिटर्मिनेंट है, कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट a निकालिए और उसमें 4 का गुणा कराना है, ठीक ना। इसमें था कि पहले अवयव में 2 से गुणा करा दीजिए तब उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। हम लोगों ने पहले 2 से गुणा कराया फिर डिटर्मिनेंट इसका सारणिक निकाला। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक, तब इसका मैंने सारणिक निकाला। अब यहाँ क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ये अवयव a दिया गया है ना, इसको पहले सारणिक में लिखिए, यानी कि डिटर्मिनेंट a। तो क्या बनेगा, सारणिक a, यही सारणिक a हो गया, बराबर ये जो अवयव में दिया गया है इसको हम लोग सारणिक में लिख देंगे। कैसे, तो पहली पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में 4 2। अब इसका मान निकालेंगे तो हल करते हैं। डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इसका इसके साथ गुणा, 1 गुणे 2 2 मिलेगा, माइनस 4 गुणे 2 कितना मिलेगा 8। हल कीजिए तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू कितना, 2 में से 8 घटा लेंगे -6। अब इसमें 4 का गुणा कराना है ना, तो दोनों तरफ 4 का गुणा करा लीजिए। तो लिख लेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी की, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, मैंने क्या लिखा है डॉट 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 मत बना दीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा इधर, 4 टू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू -6, इसमें भी गुणा करा देंगे किसका 4। तो हल कीजिए तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा -24। अब आप चाहे इसको जरा समीकरण 1 बना दीजिए और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए तो क्या मिल रहा है, LHS RHS बराबर है कि नहीं है, -24 इसका भी मान मिला है और इसका भी मान -24 मिला है, दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ से मिल गया 2a का सारणिक, अभी 2a का सारणिक 4 इंटू अवयव a के सारणिक के बराबर है। तो लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, आप लिख लेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, या फिर डिटर्मिनेंट 2a, सारणिक 2a बराबर 4 गुणे सारणिक a। यही ना सिद्ध करना था, लिख लेंगे, लिख दीजिए, इति सिद्धम, मतलब यह सिद्ध हुआ।
देखिए चौथा सवाल अभी ए दे दिया गया है और हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3a का जो सारणिक है, 3a का जो सारणिक मतलब अभी ए में पहले 3 का गुणा करा के तब सारणिक निकालेंगे, उसका जो मान है वह बराबर है किसके, उस सारणिक ए के मान में 27 से गुणा करने पे जो मान आ रहा है उसके। क्या कह रहा हूँ, हल करते हैं समझ में आएगा। ध्यान दीजिए एलएचएस के लिए 3a का सारणिक निकालना है तो पहले आप अभी ए में 3 का गुणा करा दीजिए। अभी ए में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा कराइए, 3a निकालिए। कैसे निकलेगा, तो जो अवयव ए है इसके प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा कर देंगे। कराइए गुणा, 3 गुणे 1 यहाँ क्या बन जाएगा 3, 3 गुणे 0 0 ही रहेगा, 3 गुणे 1 3, ये 0 होगा क्योंकि 0 गुणे 3 0 ही मिलेगा। यहाँ 3 बनेगा, गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो 6 बनेगा, यहाँ 0 0 और ये बन जाएगा 12। निकाल लिए क्या 3a। अब इसका क्या निकालेंगे सारणिक, कैसे समझिए। देखिए 3a का सारणिक, तो सारणिक में जब लिखे तो इस इधर भी सारणिक में लिख लेंगे। कैसे, तो ऐसे ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में 3 0 3, दूसरी पंक्ति में 0 3 6, तीसरी पंक्ति में 0 0 12 हो गया सारणिक में। अब इसका मान निकालना, तो इसका मान कैसे निकालना है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 3 क्रम के सारणिक का प्रसार या विस्तार कैसे करते हैं, हल करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, इसका प्रसार किया जाए पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष कैसे प्रसार करते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो एक अवयव शून्य है, और पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 अवयव शून्य आ रहा है, तो इधर वाला हल करेंगे तो ये आसानी से दो पद शून्य हो जाएगा। अब बस एक ही का गुणा करना रह जाएगा। तो मैं प्रसार कर ले रहा हूँ किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, यानी कि पहले स्तंभ के सापेक्ष। तो लिख रहे हैं इस सारणिक का, ठीक ना, यहाँ लिख लेंगे हम सारणिक का C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कीजिए प्रसार। जब प्रसार करेंगे तो C1 के सापेक्ष तो पहला अवयव 3 ना, 3 गुणे 3 गुणे क्या, तो ये किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में, किस स्तंभ में, पहले स्तंभ में, बंद कर दीजिए। अब बाकी जो बच रहा है इसको सारणिक में लिख लेंगे। तो क्या बच रहा है देख लीजिए, 3 0, ऐसे बंद कर लेना है और ऐसे बंद कर लेना है, ऐसे। तो 3 0 और 6 12, 6 और 12। इसके बाद क्या बचेगा, तो ध्यान दीजिए, एक प्लस में लिए थे तो फिर एक माइनस में, यह चिन्ह तो माइनस होगा लेकिन इसके बाद शून्य है। और ध्यान दीजिएगा शून्य लिखने के बाद ये जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में बंद करेंगे, बाकी इसको सारणिक में लिखेंगे। सारणिक में तो लिखेंगे लेकिन जो कुछ भी मिलेगा शून्य के साथ जब गुणा होगा तो शून्य ही हो जाएगा, तो उसको लिखने या ना लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये शून्य ही बन जाएगा। तो केवल शून्य ही लिख दीजिए। मैंने क्या कहा, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, और जो बाकी बचा है इसको सारणिक में लिख लेंगे। सारणिक में तो लिखेंगे उसका मान जो कुछ भी मिले, यहाँ तो शून्य से गुणा होगा ना, जो मान मिलेगा उसमें तो मान शून्य ही मिलेगा, केवल शून्य ही लिख लीजिए। इसी तरह से तीसरा वाला यहाँ लिखेंगे प्लस क्या 0, और फिर जिस पंक्ति में इसको बंद करेंगे और जिस स्तंभ में इसको बंद करेंगे, तो बाकी जो बचेगा किसे में, एक सारणिक में लिखेंगे। तो इसका मान कुछ भी मिले, यहाँ शून्य से ही गुणा होगा, यहाँ सारणिक में लिख के जो कुछ भी लिख के मान निकालेंगे शून्य से गुणा होगा तो मान शून्य ही मिलेगा, तो बस केवल शून्य ही लिख दीजिए ना, और इसका मान निकालिए क्या मिल रहा है। तो 3, इसका मान निकालेंगे 3 गुणे 12 कितना 36, माइनस माइनस 0 गुणे 6 0, ये तो महाराज जी शून्य हो ही गया है, बनाया जाए तो 36 में से शून्य घटाएंगे 36 मिलेगा, और 3 गुणे 36 कीजिए कितना आ रहा है 108। तो हम लोगों ने मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट क्या 3a, मतलब 3a का सारणिक निकाल लिया हम लोग। एलएचएस का काम हो गया हम लोगों का, यहाँ से हम निकाल रहे थे एलएचएस।
LHS बन गया। अब क्या निकालना है? RHS। तो RHS कैसे निकालेंगे समझते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये मैंने जो प्रसार किया किसके सापेक्ष किया? C1 के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया है मैंने। आप यदि R1 के सापेक्ष यानी कि पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो भी इसका मान यही मिलेगा। यदि आप दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो भी मान यही मिलेगा। इसी तरह से आप तीसरी पंक्ति या फिर दूसरे स्तंभ या फिर तीसरे स्तंभ किसी के सापेक्ष भी प्रसार कीजिए, इस सारणी का मान यही मिलेगा, 108 ही मान मिलेगा। तो आगे हल करते हैं, RHS निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, निकाल रहे हैं RHS। तो RHS के लिए क्या चाहिए? तो जरा देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट A चाहिए और इस समय 27 का गुणा कराना है। तो क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट A निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ अभी A है, इससे सारणिक A लिखेंगे। कैसे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिख लेंगे डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू क्या? तो यही चीज जो अव्यूह में लिखा है इसको हम लोग सारणिक में लिख लेंगे। लिखते हैं। तो पहली पंक्ति में 1 0 1 1 0 1, दूसरी पंक्ति में जो है 0 1 2 0 1 2, और तीसरी पंक्ति में जो है 0 0 4। हम लोगों ने सारणिक A लिख लिया। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। कैसे? तो इसको मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट, मतलब सारणिक में इसको लिख दिए को। इधर जो अव्यूह में था इसको भी मैंने सारणिक में लिख दिया। कैसे समझ में आ रहा है कि सारणिक में लिख दिया है? तो यदि यही दोनों इस तरफ ऐसे बढ़ा देंगे ना तो ये अव्यूह हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो अव्यूह हो जाएगा। और ये सीधा बस खींच दिए हैं, ये क्या है? सारणिक है। ठीक है ना? इस सारणिक में लिख ली। अब इसका मान निकालेंगे। कैसे? तो प्रसार कीजिए। किसके सापेक्ष? तो लिख लीजिएगा सारणिक का C1 के सापेक्ष में प्रसार कर ले रहा हूं। यह ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने C1 के सापेक्ष किया था तो इसको देखते हुए मैं C1 के सापेक्ष प्रसार नहीं कर रहा हूं। आप जिसके सापेक्ष चाहे प्रसार कर सकते हैं, किसी के भी सापेक्ष। मैं कर रहा हूं C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष लिख लीजिएगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कीजिए। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू मिलेगा, पहला अवयव 1 है, बंद करेंगे, पहली पंक्ति में है, पहला स्तंभ में है, इसको बंद करेंगे तो सारणी में मिलेगा 1 0 2 4। दूसरा अवयव तो यहाँ माइनस, यहाँ 0 बन जाएगा। जब इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो 0 के साथ गुणा करेगा, 0 बन जाएगा। तो केवल 0 ही रहने दीजिए। तीसरा अवयव भी 0 है, 0 ही बन जाएगा। तो इसका मान फिर क्या मिला? डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, हल कीजिए, 1 गुणे 4, ये 1 का तो गुणा होगा तो फिर यही मिलेगा। 1 गुणे 4 4, माइनस 0 गुणे 2 0, 4 में से 0 घटाइए, कितना आया? 4। हमको क्या चाहिए? RHS में 27 गुणे डिटर्मिनेंट। तो ये तो डिटर्मिनेंट A मिला है, इसमें दोनों पक्षों में 27 से गुणा करा लेंगे। तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 27 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 27 गुणे डिटर्मिनेंट A बराबर 4 गुणे ये 27, कीजिए कितना आ रहा है? तो 27 गुणे डिटर्मिनेंट A बराबर क्या मिलेगा? तो 27 गुणे 4 कर लीजिए, मिल जाएगा 108। आप देख रहे होंगे LHS जो मिला है और RHS जो मिला है, दोनों का मान क्या मिल रहा है? 1 बराबर मिल रहा है। आप चाहे तो इसको बना दीजिए, क्या इसको क्या बना लीजिए? समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर एक चीज छूट गया है लिखना। यहाँ ये किसका मान निकाल रहे थे हम लोग? 3 इंटू डिटर्मिनेंट A का मान, 3 डिटर्मिनेंट A बराबर, ठीक ना? ये चीज लिखना छूट गया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। ये क्या निकाले हम लोग? 3 क्या था? 3A का डिटर्मिनेंट है, यही दिख रहा हूँ। 3A का डिटर्मिनेंट निकाले हम लोग, 3A का डिटर्मिनेंट है ये भी जो मिला, क्या है ये सब? 3A का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले। 3A का जो डिटर्मिनेंट है क्या मिला है? 108। इसको बना दीजिए समीकरण 1 और इसको बना दीजिए समीकरण 2। देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 RHS बराबर है ना?
RHS जब बराबर है तो LHS को बराबर लिख लेंगे, LHS बराबर होगा तो लिख लेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, तो 3a इसका जो सारणिक है यह बराबर है किसके, 27 गुणे सारणिक 1 है। यही सिद्ध करना था हम लोगों को, इति सिद्धम। तो हम लोगों ने जो चौथा सवाल था इसको पूरा हल कर दिया, ये पूरा हो गया है। आगे 5वां सवाल देखिए क्या दिया गया है, देखते हैं समझते हैं इसको, ध्यान दीजिए। 5वें में पहला सवाल ऐसे दिया गया है और कह रहा है, 5वें में जितने भी सवाल दिए गए सबके लिए कह रहा है कि सारणी का मान निकालिए, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिएगा कि माना यह क्या है, माना इसको कुछ मान लीजिए इक्वल्स टू डेल्टा सारणिक मान लीजिए, सारणी का मान ऐसे डेल्टा है कुछ, तब डेल्टा इक्वल्स टू, देखिए सारणी का प्रसार करेंगे, लिख लीजिएगा कि सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू R1 में तो पहला वेव यहाँ प्लस में लेते हैं तो 3 और फिर बाकी जो है ऐसे बंद कर लेंगे ऐसे, और फिर इसका गुणा कराएंगे तो 0 × 0 0 और माइनस लग गया, -5 गुणे -1 +5 बन जाएगा तो 0 - 5। अब इसके बाद चिन्ह क्या लेते हैं, माइनस, चिन्ह हम लोग माइनस लेते हैं और पहले से भी -1 है तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस लिख दिए तो अभी जरूर नहीं है कि इसको आप प्लस में लिख दीजिएगा, ये माइनस लिखिएगा जो चिन्ह के साथ उसको लिख दीजिए ऐसे इनटू, अब ऐसे जिस स्तंभ में है इसको बंद कर लेंगे, जिस पंक्ति में है इसको बंद करेंगे, तो बंद करके देखिए तो ये मिल रहा है ऐसे और ऐसे बंद करेंगे तो 0 × 0 0 माइनस तो ऐसे बंद किया था हम लोगों ने, ऐसे कौन सा है -1, हाँ बिल्कुल ऐसे बंद किया था तो 0 × 0 0 माइनस 3 × -1 क्या, 3 × -1 -3। अब इसके बाद तीसरा अवयव क्या है, तो तीसरा अवयव -2 है, तीसरा अवयव -2 है तो प्लस में लेना है ना, तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस में 2 है तो यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे ही -2 इनटू, अब जिस पंक्ति में है इसको बंद कर दीजिए और जिस स्तंभ में है इसको बंद कर दीजिए तो 0 × -5 0 माइनस 3 गुणे 0 तो डेल्टा इक्वल्स टू, शून्य से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -5 -5 गुणे 3 -15, यहाँ +1 हो जाएगा और +1 का आप समझिएगा यहाँ माइनस प्लस तो मिलेगा क्या, ये प्लस हो जाएगा 1 × कितना, ये मिलेगा 3 प्लस, अब ये शून्य है और शून्य का जब -2 के साथ गुणा होगा शून्य बन जाएगा, तो हल कर लिया जाए। डेल्टा इक्वल्स टू -15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू -12। इस सारणी का मान हम लोग निकाल लिए। देखिए 5वें में दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल बिल्कुल इसी जैसा है। अब इसी जैसा है मतलब इसी को 3 बार नहीं हल करना है, उसमें संख्या अलग अलग दी गई है, बाकी सारणी का मान निकालना है, तो आप उसको खुद से हल कीजिए। आगे देखिए 6 नंबर जो सवाल है, 6 नंबर सवाल में क्या है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझिएगा, हिंट कर देना इसको हल्का सा। अवयव ए दे दिया गया है, अवयव ए दे दिया गया है क्या, पहली पंक्ति में है 1 1 -2 1 1 -2, दूसरी पंक्ति में है 2 1 -3 और तीसरी पंक्ति में है 5 4 -9 और सारणिक ए पूछा गया है, किसका मान, सारणिक ए का मान। तो आप क्या कीजिएगा, पहले सारणिक ए निकाल लीजिएगा। कैसे, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सारणिक ए कैसे निकालते हैं। तो सारणिक ए बराबर क्या बनेगा, इसी को आप सारणिक में लिख देंगे, 1 1 -2 2 1 -3 और यहाँ 5 4 -9। अब यह सवाल बन गया बिल्कुल इसी के जैसा। तो अब इस सारणी का मान आप खुद से निकालिए। सवाल में ना अवयव ए दे के और कहा है कि डिटर्मिनेंट ए ज्ञात कीजिए,
तो आप यहाँ डिटर्मिनेंट ऐसे बना लिए है सारणी में, तो बस यहीं पे निकाल के मत छोड़ दीजिएगा। ये डिटर्मिनेंट ए यहाँ निकाले हैं तो इसका मान निकालना है हम लोगों को। कैसे समझ में आ रहा है? ये सारणी दिया है ना, अभी इस सारणी का मान आपको मैं बता चुका हूँ कि सारणी का कुछ मान होता है। आप मान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं मान आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ यही चीज। तो आप यहाँ डिटर्मिनेंट लिख दिए, तो अब इसके बाद इसको आगे अभी हल करना है। डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिएगा सारणी का ऐसे प्रसार करके। और 7 नंबर पे जो पहला सवाल है ऐसे दिया गया है, इधर एक सारणी दिया है बराबर इधर दिया, और कह रहा है 7वें नंबर सवाल में x का मान निकालना है हम लोगों को। इसमें जो x है मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ सारणी में दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको अवयव में भी ऐसा सवाल बताया है, उसमें संगत अवयव बराबर रखते थे। यानी कैसे 2 जो है इसका संगत अवयव 2x है, तो 2 को जो है 2x के बराबर रख लेते थे किसमें? अवयव में। और ये क्या है? सारणी। ये कैसे समझ में आएगा कि अवयव है कि सारणी? यदि यही ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा क्या? अवयव। लेकिन ये नहीं बनाया, सीधा सीधा इसे खींचा है, ये है क्या? सारणी। और जब सारणी का है तो संगत अवयव बराबर रख के नहीं हल करना है। संगत अवयव किसमें बराबर रख के हल करना था? अवयव में। इसको कैसे हल करेंगे? तो इधर जो सारणिक है इसका प्रसार कर लेंगे, इधर जो सारणिक है इसका प्रसार, और दोनों को बराबर रख के हल करते चलेंगे। कैसे? देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, सारणिकों क्यों सारणिकों लिख रहे हैं? दुगो है, सारणिकों का क्या? प्रसार करने पर। कीजिए प्रसार, सारणिकों का प्रसार करने पर। जब प्रसार करेंगे हम लोग, इधर 2 गुणे 1 क्या मिलेगा? 2 माइनस 5 गुणे 4 20 बराबर 2x इंटू एक्स क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा देख लीजिए ऐसे, 2x इंटू एक्स माइनस 6 गुणे 4 कितना बन जाएगा? 24। हल करते हैं, 2 से 20 घटाएंगे क्या मिलेगा? माइनस 18। और इधर -24 है ना, इसको जरा इधर लेके आ जाइए, तो ये इधर आ जाएगा तो +24 बन जाएगा, इक्वल्स टू 2। और 1 से इंटू एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला? -18 + 24 कितना मिल जाएगा? 6। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला? भेजिए 6/2 यानी कितना? 3। x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो हमको x इक्वल्स टू चाहिए ना, तो x इक्वल्स टू क्या? ये रूट में 3 लगेगा, और जब रूट में लगेगा तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ मिल जाएगा। यानी x का मान क्या होगा? +-√3। इसी को आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एक मान √3 मिलेगा और एक मान -√3 मिलेगा। हम लोगों ने 7वें में पहला जो सवाल है हल कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा सवाल दिया गया है, उसको आप खुद से हल कीजिए। 8वां जो सवाल दिया गया है, तो देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए तो क्या इससे अलग है? बिल्कुल इसी सवाल जैसा है 8 नंबर सवाल भी। बस ये है कि मान निकाल लेना है और विकल्प देख लेना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसको हल करते हैं, बनाइए। तो इधर विस्तार कीजिए, लिख लीजिएगा सारणिकों का विस्तार करने पर। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सारणिकों का विस्तार या प्रसार करने पर। लिखने के बाद हल करेंगे तो 1 से इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18 गुणे 2 36 बराबर 6 गुणे 6 36 माइनस 18 गुणे 2 36 बनाइए। एक्स स्क्वायर, ये 36 में से 36 घटाएंगे 0, ये -36 से उधर जाएगा तो ये 0, ये -36 उधर जाएगा तो +36। एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर जी, x बराबर रूट में लग जाएगा ये 36, तो मान क्या मिलेगा? x बराबर ±6। कौन सा विकल्प? तो विकल्प बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो पहला प्रश्नावली है सारणी का, इसको पूरा कर लिया। तो पहला प्रश्नावली हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो प्रश्नावली है उसके लिए थ्योरी और सवाल जो हल करेंगे हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ये जो मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।